जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए। नए साल की पहली सुबह है, मतलब भारी उत्साह के साथ एक नए साल का संकल्प लिया गया। हाँ, वो क्लासिक रेजोल्यूशन वाला माहौल है ना। बिल्कुल तय हो चुका है कि भाई अब से रोज सुबह 5 बजे उठकर जिम जाना ही है। एकदम महंगे वाले रनिंग शूज भी आ गए हैं, अलार्म सेट हो चुका है। और मुझे यकीन है कि पहले दिन सब बहुत बढ़िया चलता है। एकदम बढ़िया। दूसरे दिन भी ठीक रहता है, लेकिन तीसरे दिन बाहर हल्की सी ठंड है, शरीर में अजीब सा दर्द है, और वो स्नूज बटन अचानक दुनिया की सबसे आकर्षक चीज लगने लगता है। हाँ, मतलब हम सब कभी ना कभी इस स्थिति से गुजरे हैं। सच में कुछ ही दिनों में वो भारी भरकम मोटिवेशन बिल्कुल हवा हो जाती है। लेकिन यहाँ एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। उसी ठंड और उसी दर्द के बावजूद कुछ लोग बिस्तर से उठकर जिम कैसे पहुंच जाते हैं? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है ना? मतलब क्या वे कोई सुपर ह्यूमन है या उनके पास कोई ऐसा रहस्य है जो बाकी दुनिया से छिपा है? चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो मानव मनोविज्ञान के सबसे गहरे रहस्यों में से एक को छूता है। हम अक्सर, मतलब हम इंसान, उस जादुई ऊर्जा को जन्मजात टैलेंट या असाधारण इच्छा शक्ति का नाम दे देते हैं। हाँ, क्योंकि इससे हमें शायद थोड़ा सुकून मिलता है। बिल्कुल। ऐसा करना हमें एक तरह का मनोवैज्ञानिक सुकून देता है। ये हमें ये सोचने की छूट देता है कि सफल लोग हमारे जैसे साधारण नहीं हैं, वो कुछ अलग ही मिट्टी के बने हैं। राइट। लेकिन जब हम विज्ञान और मनोविज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं तो ये धारणा पूरी तरह से टूट जाती है। ये कोई जन्मजात जादू नहीं है। और यही कारण है कि आज का हमारा ये गहन विश्लेषण इतना महत्वपूर्ण है। आज हम मार्टिन मीडोज की चर्चित पुस्तक हाउ टू बिल्ड सेल्फ डिसिप्लिन के अंशों पर एक विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। एक बहुत ही बेहतरीन स्रोत सामग्री है ये। बिल्कुल। हमारा मिशन बहुत स्पष्ट है। हमें ये समझना है कि जीवन में लंबी अवधि की सफलता केवल किसी जादुई मोटिवेशन या टैलेंट का परिणाम नहीं है, बल्कि ये अनुशासन के उस विज्ञान का परिणाम है जिसे कोई भी सीख सकता है। एकदम सही कहा आपने। एक सीखने वाले के रूप में ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि असल में सफलता का ढांचा कैसे खड़ा होता है। और मार्टिन मीडोज का जो विश्लेषण यहाँ है, वो उन सभी पुरानी धारणाओं को पलट कर रख देता है जो हमने सफलता के बारे में पाल रखी हैं। यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि इंसानी दिमाग ने अनुशासन को पूरी तरह से गलत तरीके से समझ लिया है। गलत तरीके से? मतलब कैसे? मतलब हम अक्सर अनुशासन को एक सजा, एक बंदिश या एक तरह की कैद मान लेते हैं। ऐसा लगता है कि अनुशासित होने का मतलब है जीवन के सारे मजे खत्म कर देना। हाँ, सुबह जल्दी उठना, मनपसंद खाना छोड़ना, ये सजा ही तो लगती है। शुरुआत में ऐसा ही लगता है, लेकिन इस स्रोत सामग्री का मुख्य तर्क यह है कि अनुशासन कोई सजा नहीं है। असल में यही सच्ची स्वतंत्रता देता है। का पालन करता है, फिजूल खर्ची से बचता है और निवेश करता है, तो लंबी अवधि में उसे क्या मिलता है? बेहतर पैसा और आर्थिक स्वतंत्रता, जाहिर है। बिल्कुल, वो पैसों की चिंता से आजाद हो जाता है। अगर कोई स्वास्थ्य के अनुशासन का पालन करता है तो उसे एक फिट और ऊर्जावान शरीर मिलता है जो उसे बीमारियों की बंदिशों से शारीरिक रूप से स्वतंत्र बनाता है। अरे वाओ, ये नजरिया तो वाकई चीजों को देखने का तरीका बदल देता है ना? इसी तरह समय के अनुशासन से एक ऐसा जीवन मिलता है जहां इंसान अपने समय का खुद मालिक होता है। संक्षेप में कहें तो अनुशासन इंसान को बांधता नहीं है, बल्कि यह उसे उन कमजोरियों और मजबूरियों से आजाद करता है जो उसे पीछे खींच रही हैं। ये बहुत ही पावरफुल थॉट है। लेकिन एक स्वाभाविक सवाल ये उठता है कि अगर अनुशासन हमें इतनी आजादी देता है तो फिर लोग इसे बनाए रखने में इतने विफल क्यों होते हैं? इसका उत्तर हमारी अपनी विल पावर यानी इच्छा शक्ति और मोटिवेशन के विज्ञान में छिपा है। किताब स्पष्ट रूप से बताती है कि मोटिवेशन बहुत ही अस्थायी और भावनात्मक चीज है। भावनात्मक मतलब ये मूड पर डिपेंड करती है? बिल्कुल, मोटिवेशन पूरी तरह से भावनाओं से जुड़ी है। आज मौसम अच्छा है, एक प्रेरणादायक वीडियो देख लिया है तो मोटिवेशन बहुत हाई है। लेकिन कल काम का तनाव है या रात में नींद पूरी नहीं हुई तो मोटिवेशन अचानक गायब हो जाती है। हाँ, ये तो बहुत सच है। इसके विपरीत अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो अनुशासन स्थायी और विश्वसनीय होता है।
एक मोटिवेटेड इंसान हमेशा भविष्य के भरोसे बैठा रहता है। वो कहता है, मैं कल से पक्का शुरू करूंगा जब मेरा मूड अच्छा होगा। और एक अनुशासित इंसान क्या करता है? एक अनुशासित इंसान वर्तमान में जीता है। वो कहता है, मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा है, फिर भी मैं आज और अभी शुरू करूंगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मोटिवेशन एक स्मार्टफोन की बैटरी की तरह है जो लगातार इस्तेमाल से कुछ ही घंटों में खत्म हो जाती है? बहुत अच्छी उपमा है ये। और अनुशासन दीवार में लगे एक पावर सॉकेट की तरह है जो लगातार ऊर्जा देता रहता है, चाहे मौसम कैसा भी हो। हाँ, बैटरी वाली बात काफी हद तक सही है, लेकिन मैं इस उपमा को थोड़ा और आगे ले जाना चाहूंगी और इसके पीछे के न्यूरोसाइंस को जोड़ना चाहूंगी। स्मार्टफोन की बैटरी को तो दिन में कभी भी पावर बैंक से चार्ज किया जा सकता है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन इंसान की विल पावर की बैटरी बहुत सीमित होती है। इसे वापस चार्ज होने में पूरी रात की गहरी नींद और मानसिक विश्राम चाहिए होता है। जब कोई सुबह उठता है तो उसकी विल पावर अपने चरम पर होती है। अच्छा, तो जैसे जैसे दिन बीतता है ये कम होती जाती है? एकदम सही। दिन भर में इंसान जितने निर्णय लेता है, जितना तनाव झेलता है या जितनी बार प्रलोभनों का सामना करता है, जैसे कि मेज पर रखी मिठाई को न खाने का फैसला, उसकी विल पावर की बैटरी उतनी ही कमजोर होती जाती है। हाँ, इसे ही मनोविज्ञान में शायद डिसीजन फटीग यानी निर्णय लेने की थकान कहा जाता है ना? बिल्कुल, यही कारण है कि दुनिया के बहुत से सफल लोग जैसे स्टीव जॉब्स या मार्क ज़करबर्ग रोज एक ही तरह के कपड़े पहनते नजर आते हैं। ओहो, अब समझ आया कि वो ग्रे टी शर्ट का क्या राज है। हाँ, वे अपनी सीमित विल पावर को आज क्या पहनना है जैसे छोटे और गैर जरूरी निर्णयों में खर्च नहीं करना चाहते। वे उस ऊर्जा को अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों के लिए बचाकर रखते हैं। सफल लोग अपनी सीमित विल पावर पर निर्भर रहने के बजाय अपने आसपास के वातावरण को ही डिजाइन कर लेते हैं। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? मतलब अगर विल पावर का खत्म होना हमारी मुख्य समस्या है, तो फिर जब हम किसी जरूरी काम को टालते हैं, जिसे प्रोक्रास्टिनेशन कहा जाता है, तो क्या वो हमारा आलस नहीं है? ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम अक्सर खुद को या दूसरों को काम टालने पर आलसी का टैग दे देते हैं। हाँ, ऐसा ही होता है। लेकिन यहाँ पर ये चर्चा पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक कारणों की ओर मुड़ जाती है और किताब एक बहुत ही बड़ा खुलासा करती है। इंसान आमतौर पर आलसी नहीं होते। काम टालने का असली कारण आलस है ही नहीं। सच में? अगर आलस नहीं है, तो फिर हम जरूरी काम से भागते क्यों हैं भाई? इसके पीछे हमारा अपना दिमाग और उसका डिजाइन है। हमारा दिमाग दर्द और असुविधा से बचने के लिए प्रोग्राम किया गया है। मतलब वो हमें सुरक्षित रखना चाहता है? बिल्कुल। जब सामने कोई बड़ा प्रोजेक्ट, मुश्किल पढ़ाई या जिम जाने का विचार आता है, तो दिमाग उसे एक खतरे या असुविधा के रूप में देखता है। इस असुविधा, फेल होने के डर और सबसे महत्वपूर्ण परफेक्शनिज्म के कारण दिमाग तनाव में आ जाता है। ओके, तो तनाव से बचने के लिए हम टाल-मटोल करते हैं? हाँ, उस तनाव से तुरंत राहत पाने के लिए दिमाग हमें उन कामों की तरफ धकेल देता है जो तुरंत खुशी देते हैं, जैसे सोशल मीडिया देखना या वीडियो गेम्स खेलना। तो टाल-मटोल आलस नहीं है, ये असल में तनाव से निपटने का हमारे दिमाग का एक बहुत ही गलत तरीका है। वाओ, यहाँ परफेक्शनिज्म का जिक्र बहुत दिलचस्प है। मतलब क्या परफेक्शनिज्म सफलता की गाड़ी का वो ब्रेक है जिसे हम अक्सर गलती से एक्सेलरेटर समझ बैठते हैं? बहुत ही शानदार तरीका है इसे कहने का। क्या हर काम को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करने की चाहत हमें आगे बढ़ने से रोकती है? मैं इसे एक अलग नजरिए से देखती हूँ। परफेक्शनिज्म उस तैराक की तरह है जो पानी में उतरने से पहले किनारे पर खड़ा होकर इंतजार कर रहा है कि समुद्र की सारी लहरें पूरी तरह से शांत हो जाएं। और लहरें तो कभी शांत होती नहीं है। बिल्कुल, और क्योंकि लहरें कभी पूरी तरह शांत नहीं होती, वो कभी पानी में उतरता ही नहीं। दिमाग सोचता है कि अगर कोई काम 100% परफेक्ट नहीं हो सकता तो उसे शुरू ही क्यों किया जाए। बड़े लक्ष्य अक्सर डरावने लगते हैं, ये बात तो है। और यहीं पर मार्टिन मीडोज काम टालने की आदत से निपटने के लिए कुछ बहुत ही ठोस और वैज्ञानिक उपाय बताते हैं। सबसे पहला उपाय है छोटे स्तर पर शुरुआत करना। मतलब बड़े काम को छोटे हिस्सों में तोड़ देना? हाँ, जब हम किसी बड़े लक्ष्य को देखते हैं, जैसे पूरी किताब लिखना, तो दिमाग डर जाता है। लेकिन अगर कोई खुद से कहे कि उसे सिर्फ 5 मिनट के लिए एक पैराग्राफ लिखना है या जिम जाने के बजाय घर पर सिर्फ 10 पुशअप्स करने हैं, तो क्या ये डरावना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। 10 पुशअप्स तो कोई भी कर सकता है। बिल्कुल। इस छोटे कदम से दिमाग का जो अलार्म सिस्टम है वो ट्रिगर नहीं होता। और दूसरा सिद्धांत है
एक्शन बिफोर मोटिवेशन। एक्शन बिफोर मोटिवेशन मतलब मोटिवेशन से पहले काम। लेकिन हम तो हमेशा सोचते हैं कि जब अंदर से प्रेरणा आएगी तब हम काम शुरू करेंगे। यही तो कैच है। विज्ञान कहता है कि ये चक्र उल्टा काम करता है। काम शुरू करने से प्रेरणा खुद ब खुद पैदा होती है। अच्छा। हाँ, जब हम कोई छोटा सा कदम उठाते हैं और उसे पूरा करते हैं तो दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है, जो हमें अगला कदम उठाने की प्रेरणा देता है। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल है। और किताब में एक और बहुत ही शानदार तरीके का जिक्र है, 5 4 3 2 1 काउंटडाउन मेथड। इससे ही काम शुरू कर दे। लेकिन मतलब ये सुनने में जितना आसान लगता है, क्या ये वाकई काम करता है? ये तरीका असाधारण रूप से काम करता है और इसका कारण हमारे दिमाग के डिफॉल्ट मोड नेटवर्क में छिपा है। वो क्या होता है? जब हम कोई काम करने के बारे में सोचते हैं तो दिमाग का वो हिस्सा सक्रिय हो जाता है जो ओवरथिंकिंग करता है और 1000 बहाने बनाता है। लेकिन जब हम 5 से 1 तक उल्टी गिनती गिनते हैं तो इस कार्य के लिए फोकस की आवश्यकता होती है। ओहो, तो दिमाग का फोकस शिफ्ट हो जाता है। एकदम सही। ये उल्टी गिनती दिमाग के उस ओवरथिंकिंग चक्र को अचानक तोड़ देती है और हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सक्रिय कर देती है, जो एक्शन लेने के लिए जिम्मेदार है। बिना मोटिवेशन का इंतजार किए लिया गया एक छोटा सा एक्शन, ये उस परफेक्शन की चाहत से कहीं ज्यादा प्रभावशाली होता है जो इंसान को केवल सोचने तक सीमित रखती है। बिल्कुल। खैर, चलिए मान लेते हैं कि किसी ने 5 4 3 2 1 बोलकर अपनी कुर्सी पर बैठकर लैपटॉप खोल भी लिया। हाँ, आधी जंग तो जीत ली। लेकिन यहाँ एक और बड़ी दीवार सामने खड़ी है। हाँ। आधुनिक युग में काम के बीच आने वाले विकर्षणों यानी डिस्ट्रैक्शंस का सामना कैसे किया जाए? हाँ। सामने लैपटॉप तो खुला है, लेकिन बगल में रखे फोन की स्क्रीन चमक उठती है और एक नोटिफिकेशन सारा खेल खराब कर देता है। बिल्कुल, बस एक नोटिफिकेशन किसी का भी ध्यान पूरी तरह भटका सकता है। रील्स, जंक फूड और नेटफ्लिक्स जैसे आधुनिक विकर्षण किसी के भी अनुशासन को मिनटों में खत्म कर सकते हैं। ये आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है और यहाँ स्रोत एक बहुत ही स्पष्ट और कहूंगी कड़वा सच पेश करता है। वो क्या है? इन आधुनिक प्रलोभनों को केवल अपनी इच्छा शक्ति के दम पर रोकने की कोशिश करना एक हारी हुई लड़ाई लड़ने जैसा है। हारी हुई लड़ाई क्यों? मतलब हम खुद पर कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इंसान की सीमित इच्छा शक्ति उन एल्गोरिथम्स का मुकाबला नहीं कर सकती जिन्हें दुनिया के हजारों सबसे चतुर इंजीनियरों ने सिर्फ और सिर्फ इंसान का ध्यान खींचने के लिए ही बनाया है। बात तो सही है, वो ऐप्स बने ही हमें फंसाने के लिए हैं। इसीलिए किताब का सुझाव है कि प्रलोभनों से लड़ने के बजाय उन्हें अपने वातावरण से पूरी तरह हटा दिया जाए। हमारा वातावरण हमारे व्यवहार को नियंत्रित करता है। मतलब आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। हाँ, अगर जंक फूड घर की अलमारी में है ही नहीं तो कोई उसे खाएगा कैसे? अगर पढ़ाई या गहरे काम के समय फोन दूसरे कमरे में है तो कोई बिना सोचे समझे सोशल मीडिया कैसे खोलेगा? यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, लेकिन मैं यहाँ थोड़ी चुनौती पेश करना चाहूंगा। हाँ, बताइए। आज के डिजिटल युग में जहां हमारी पूरी दुनिया हमारे फोन या लैपटॉप के अंदर है, क्या फोन को पूरी तरह दूर रखना वास्तव में व्यवहारिक है? कई लोगों का तो पूरा काम ही इंटरनेट और स्क्रीन पर निर्भर है। हम फोन को खिड़की से बाहर तो नहीं फेंक सकते? ये एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल है। जब कामी स्क्रीन पे हो तो फोन को बाहर फेंकना समाधान नहीं है। यहीं पर डिलेड ग्रेटिफिकेशन यानी तत्काल खुशी को टालने का सिद्धांत और डिजिटल फ्रिक्शन यानी डिजिटल बाधाओं का कॉन्सेप्ट काम आता है। डिजिटल फ्रिक्शन, इसे कैसे लागू किया जा सकता है? इसका सीधा सा मतलब है कि गलत काम को करना मुश्किल बना देना और सही काम को आसान। इसका समाधान डिजिटल वातावरण को साफ रखना है। काम के समय फोकस मोड का इस्तेमाल करना या सोशल मीडिया ऐप्स को ब्लॉक करने वाले सॉफ्टवेयर का उपयोग करना। मैंने फोन को ब्लैक एंड व्हाइट करने के बारे में भी सुना है। हाँ, अपने फोन को ग्रेस्केल मोड पर डाल देना बहुत असरदार है। इससे स्क्रीन कम आकर्षक लगती है। दिमाग को लालच से लड़ने में थकाने से बेहतर है कि माहौल को ही इस तरह तैयार कर दिया जाए जहां सही विकल्प चुनना सहज हो जाए। मतलब अगर इंस्टाग्राम खोलने के लिए 4 बार पासवर्ड डालना पड़े तो अधिकतर लोग वो झंझट नहीं करेंगे और वापस काम पर लौट आएंगे। बिल्कुल यही पॉइंट है। तो वातावरण से विकर्षणों को हटाने के बाद अगला कदम क्या होना चाहिए? माहौल साफ होने का मतलब ये तो नहीं कि काम करने की आदत अपने आप बन जाएगी। सही कहा। किताब के अनुसार अगला कदम है अनुशासन को एक स्वचालित आदत बनाना, ताकि हर रोज का मानसिक संघर्ष बिल्कुल खत्म हो जाए। और यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बहस सामने आती है, तीव्रता बनाम निरंतरता, यानी इंटेंसिटी वर्सेस कंसिस्टेंसी।
हाँ, ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है। लोग अक्सर जोश में आके एक ही दिन में 10 घंटे पढ़ाई कर लेते हैं या जिम में 3 घंटे पसीना बहा लेते हैं। और फिर अगले 4 दिन दर्द के मारे कुछ नहीं कर पाते। बिल्कुल, ये तीव्रता है और ये सफलता की कोई गारंटी नहीं देती। इसके बजाय रोजाना 30 मिनट बिना किसी नागा के व्यायाम करना कहीं बेहतर परिणाम देता है। निरंतरता हमेशा तीव्रता पर भारी पड़ती है। हाँ, क्योंकि छोटे छोटे लेकिन लगातार किए गए काम हमारे न्यूरल पाथवेज को बदल देते हैं और लंबे समय में बहुत बड़े परिणाम देते हैं। और इसमें सबसे गहरी बात जो इस स्रोत से निकल कर आती है वो है पहचान, यानी आइडेंटिटी का सिद्धांत। किताब बहुत जोर देकर कहती है कि किसी भी इंसान का व्यवहार हमेशा उसकी पहचान का अनुसरण करता है। ये मनोविज्ञान का एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है। मतलब यदि कोई इंसान खुद से लगातार कहता है कि मैं एक अनुशासित व्यक्ति हूं या मैं वो इंसान हूं जो रोज व्यायाम करता है, तो उसका मस्तिष्क उसी पहचान के अनुसार कार्य करने लगता है। एकदम। हम कभी भी अपने उस आंतरिक छवि के खिलाफ काम नहीं करते जो हमने अपने दिमाग में बना रखी है। उदाहरण के लिए, जब किसी को सिगरेट ऑफर की जाती है तो ये कहना कि मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं और ये कहना कि मैं सिगरेट नहीं पीता, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। हाँ, मैं सिगरेट नहीं पीता एक नई पहचान को दर्शाता है। बिल्कुल। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई अभिनेता किसी नई भूमिका की तैयारी कर रहा हो। जब कोई खुद को अनुशासित मान लेता है तो दिमाग उसी स्क्रिप्ट पर काम करने लगता है। क्या इसे फेक इट टिल यू मेक इट की रणनीति कहा जा सकता है? शुरुआत में ये फेक इट टिल यू मेक इट जैसा लग सकता है, लेकिन वास्तव में ये एक बहुत ही गहरी मानसिक रीप्रोग्रामिंग है। ओके, तो ये सिर्फ नाटक नहीं है? नहीं, जब पहचान बदलती है तो इंसान केवल एक काम नहीं कर रहा होता, वो ये तय कर रहा होता है कि वो असल में कौन है। और इस नई पहचान को पक्का करने का काम करते हैं हमारे फिक्स्ड रूटीन। रूटीन का इसमें क्या रोल है? रोज एक ही समय पर सोना, एक ही समय पर पढ़ने बैठना, ये फिक्स्ड रूटीन हमारी निर्णय लेने की थकान को जड़ से खत्म कर देते हैं। जब दिमाग को ये पता होता है कि सुबह 7 बजे तो व्यायाम का ही समय है, तो वो ये सोचने में 1% ऊर्जा भी बर्बाद नहीं करता कि आज व्यायाम करना है या नहीं। ये सब कुछ कागज पर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि इन नई आदतों को बनाए रखने के लिए भारी मात्रा में मानसिक और शारीरिक ऊर्जा चाहिए होती है। हाँ, ये सच है। यहाँ हम अनुशासन के एक ऐसे पहलू पर आ रहे हैं जिसे अक्सर केवल एक दिमागी खेल मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। अनुशासन का अर्थ केवल अच्छी आदतें डालना नहीं है, इसका अर्थ असुविधा को सहने की क्षमता विकसित करना भी है। सही कहा आपने। विकास हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर ही होता है। किताब बहुत साफ शब्दों में कहती है कि सफल लोग मुश्किल काम करते हैं, वो बहाने नहीं बनाते। बिल्कुल, वे दर्दनाक स्थितियों का सामना करना सीखते हैं, लेकिन ये मानसिक दृढ़ता हवा में से पैदा नहीं होती। इस मानसिक शक्ति के पीछे एक बहुत बड़ा जैविक और शारीरिक आधार होता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। हम अक्सर मानते हैं कि अनुशासन केवल विचारों और इरादों का खेल है, लेकिन विज्ञान स्पष्ट करता है कि शारीरिक ऊर्जा के बिना मानसिक दृढ़ता टिक ही नहीं सकती। बिल्कुल नहीं टिक सकती। अच्छी नींद, सेहतमंद भोजन, रोजाना व्यायाम और पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, ये ऐसी चीजें हैं जो सीधे तौर पर इंसान के फोकस और विल पावर को बढ़ाती हैं। हाँ, अगर कोई इंसान रात में सिर्फ 4 घंटे सोया है तो अगले दिन उसका अनुशासन टूटना लगभग तय है, क्योंकि उसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो आत्मनियंत्रण के लिए जिम्मेदार है वो पूरी तरह से थक चुका होता है। शारीरिक और मानसिक ऊर्जा असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक थके हुए शरीर के साथ एक अनुशासित दिमाग की उम्मीद करना बेमानी है। इसी आधार पर किताब एक बहुत ही स्पष्ट और वैज्ञानिक दिनचर्या सुझाती है। वो कैसी दिनचर्या है? सुबह जल्दी उठकर दिन का सबसे मुश्किल या सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले खत्म कर लेना चाहिए, क्योंकि उस समय इंसान की इच्छा शक्ति अपने चरम पर होती है। जिसे अक्सर ईट दैट फ्रॉग भी कहा जाता है, मतलब दिन का सबसे भारी काम सुबह सुबह ही निपटा लेना। एकदम सही। फिर दोपहर में पूरे फोकस के साथ काम करना और विकर्षणों को कम रखना। शाम के समय अपनी नई स्किल्स को सुधारना या अगले दिन की योजना बनाना। और रात के लिए? रात में सबसे जरूरी काम स्क्रीन टाइम को कम करके एक अच्छी और गहरी नींद लेना। इस दिनचर्या में शरीर की प्राकृतिक ऊर्जा और सर्कैडियन रिदम का पूरा ध्यान रखा गया है। इसके साथ ही मुझे याद आ रहा है कि किताब एक और छोटे लेकिन असरदार टूल पर जोर देती है, अपनी प्रगति को ट्रैक करना,
यानी प्रोग्रेस ट्रैकिंग। हाँ, ये बहुत जरूरी है, प्रोग्रेस ट्रैक करना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि हमारे दिमाग को विजुअल सबूत देता है। जब इंसान कैलेंडर पर लगातार काम पूरे होने के क्रॉस के निशान देखता है तो दिमाग को लगता है कि हाँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और ये विजुअल सबूत डोपामाइन रिलीज करता है। बिल्कुल, जो बिना किसी बाहरी मोटिवेशन के निरंतरता बनाए रखने में मदद करता है। तो अगर हम इस पूरे विस्तृत विश्लेषण का सार निकालें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। सफलता किसी आसमान से गिरने वाली चमत्कारी मोटिवेशन या जन्मजात टैलेंट से नहीं मिलती। बिल्कुल नहीं। मोटिवेशन एक बादलों जैसी अस्थायी भावना है जो आएगी और चली जाएगी। लंबी अवधि की सफलता असल में दैनिक अनुशासित कार्यों की एक बोरिंग लेकिन बेहद प्रभावी प्रक्रिया है। ये इस पूरी चर्चा का सबसे सशक्त निष्कर्ष है। अनुशासन कोई भावना नहीं है, ये एक स्थायी प्रणाली है, एक सिस्टम है जिसे रोजमर्रा की जिंदगी में इंजीनियर करना पड़ता है। पर्यावरण को डिजाइन करना, पहचान बदलना और शारीरिक ऊर्जा का ध्यान रखना, ये सब उस सिस्टम के हिस्से हैं। छोटे एक्शंस बड़े रिजल्ट देते हैं, बशर्ते वे लगातार किए जाएं। और ये जानकारी केवल एक दार्शनिक विचार नहीं है। ये उन सभी छात्रों, पेशेवरों, उद्यमियों या रचनाकारों के लिए एक बेहद व्यावहारिक रोडमैप है जो अक्सर अपने काम टालने की आदत से जूझते हैं, या जो बड़े बड़े लक्ष्य तो तय करते हैं लेकिन बीच में ही कहीं भटक जाते हैं। बिल्कुल। ये विश्लेषण सिखाता है कि मोटिवेशन का इंतजार करना छोड़ना होगा, अपने वातावरण से विकर्षणों को निर्ममता से हटाना होगा और उस असुविधा को गले लगाना होगा जो अनुशासन के साथ आती है। क्योंकि अंततः सच्ची प्रगति और जीवन का असली विकास उसी असुविधा की भट्टी में पककर बाहर आता है। एकदम सही कहा आपने। तो आज हमने इस स्रोत सामग्री से जो कुछ भी गहराई से समझा है, उसके आधार पर मैं एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा। जी बिल्कुल। सारा उत्साह और काम करने की इच्छा अचानक हमेशा के लिए गायब हो जाए तो उसके आसपास के वातावरण और उसकी दिनचर्या में ऐसी कौन सी ठोस चीजें मौजूद हैं जो फिर भी उसे उसके लक्ष्यों की ओर धकेलती रहेंगे? ये सच में एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या हमारी सच्ची आज़ादी असल में हमारे द्वारा ही बनाए गए उन सख्त नियमों के भीतर छिपी हुई है जिन्हें हम अनुशासन कहते हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।